गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन क्लासेस के लिए निर्देश दिया गया है। मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यदि आपने इसका चयन किया है तो मैं ये पढ़ाऊँगा आपको। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं विभिन्न माध्यमों, चाहे वो पीपीटी हो, चाहे वो पीडीएफ फॉर्मेट हो या वर्ड फॉर्मेट में लिटरेचर अवेलेबल करवाऊँगा। उम्मीद है आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुन करके जो दिया हुआ सब्जेक्ट मैटर है उसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में मैं 2-3 बातें और आपसे शेयर करूँगा। पहली बात तो ये है कि सिलेबस है वो राजस्थान मत्स्य विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिया हुआ है। आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर के उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और फिर भी यदि कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताएं, मैं आपको यहाँ ग्रुप में डाल दूँगा। दूसरी बात यह है कि ये पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, यानी 3 सेक्शन हैं इस सिलेबस में, ए बी सी, और तीनों सेक्शंस में से 3-3 सवाल प्रश्न 3-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल 9 प्रश्न होंगे प्रश्न पत्र में, और उनमें से 5 कोई भी आपको करने होंगे। साथ ही इस पेपर को तैयार करने के लिए आपको सिर्फ मेरे द्वारा जो मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा उस पर ही डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि आप लोगों को इसके लिए जो प्रेस्क्राइब्ड बुक है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और उसके अलावा आप चाहे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या रेफरेंस बुक्स के माध्यम से या गूगल पर जा कर के भी इस सब्जेक्ट को आप पढ़ें, इसकी जानकारी प्राप्त करें, तभी संभव है कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। बहरहाल, आज मैं इस टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूं, और पहला टॉपिक है हमारा भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, एक परिचय। मैंने ये पीपीटी जो तैयार की है आप लोगों के लिए, इस पीपीटी में मैंने 16 स्लाइड बनाई हैं, और ये 16 स्लाइड आप लोगों को भारतीय कृषि के बारे में, सभी पक्षों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। इस स्लाइड में मैंने प्रयास किया है कि भारतीय कृषि का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखा जाए, भारतीय कृषि की समक्ष जो विद्यमान प्रमुख समस्याएं हैं उनकी चर्चा की जाए, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं उनकी बात की जाए, भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति कैसी है उस पर बात की जाए, और इस तरह से उसके क्या क्या इनके निदान संभव हैं, यानी इन चुनौतियों और समस्याओं का निदान कैसे हो, इन बातों पर भी इस स्लाइड में चर्चा की गई है। खैर, मैं बात शुरू करता हूं कि भारतीय कृषि, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय कृषि हमारा परंपरागत व्यवसाय रही है, और ये सदियों से ही हमारे जीवन का मुख्य आधार रही है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो आय की बात हो, और चाहे हमारी आजीविका की बात हो। ग्रामीण अंचलों में आज भी कृषि एक मुख्य व्यवसाय के रूप में बनी हुई है। इसलिए हम स्वतंत्रता के बाद, यानी जब से 1951 में योजना काल शुरू होता है, उसके बाद से लेकर के आज तक कृषि के बारे में जो वस्तुस्थिति है, जो प्रोग्रेस हमने करी है, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके समक्ष कृषि की वर्तमान जो स्थिति है उसकी चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कृषि एक परंपरागत व्यवसाय है, और हमारे देश में जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल उपलब्ध है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया विच इज अवेलेबल इन आवर कंट्री इज 328 मिलियन हेक्टेयर, एंड आउट ऑफ दैट यानी 328 मिलियन हेक्टेयर में से जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो है 142 मिलियन हेक्टेयर। जिस क्षेत्र में फसलें होती हैं, जो सकल फसली क्षेत्र है, वो उसकी तादाद है 190.8 मिलियन हेक्टेयर। और इस
समस्त बोए गए क्षेत्र में जितने क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं वो है लगभग 57 मिलियन हेक्टेयर। यानी आज भी बड़े पैमाने पर खेती है वो वर्षा आधारित है। अभी भी हम लगभग एक चौथाई क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवा पाए हैं, जो कि बहुत बड़ी चुनौती है और सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस खेती को सिंचाई की सुविधाएं यथासंभव उपलब्ध होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, ताकि हम बढ़ती हुई जनसंख्या के खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। और जो एक अंतिम बात यह है कि हमारे यहाँ लगभग 51 प्रकार की प्रमुख फसलें पैदा होती हैं। तो ये है हमारे खेती के बारे में हमारा मौजूदा स्वरूप। इसके बाद बात करते हैं कि भारतीय कृषि को अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। इट इज़ नॉन एज बैकबोन आवर इकोनॉमी। सो वाई इज इट बैकबोन? बैकबोन इसलिए माना जाता है बिकॉज एग्रीकल्चर इज स्टिल कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 15 और 16% टू द GDP। यानी भारत की सकल घरेलू उत्पाद का आज भी 15 से 16% के आसपास खेती से प्राप्त हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा स्रोत है। यदि हम बात करें 1951 के वक्त की, तो 1951 में लगभग 2/3 से भी अधिक GDP का हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता था, जो कि आज घट कर के 15 और 16% के आसपास रह गया है। इसलिए आज भी इसको आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि एग्रीकल्चर इज स्टिल कंट्रीब्यूटिंग इन आवर टोटल एक्सपोर्ट्स एंड इट इज़ मोर देन 10%, यानी 10% से भी अधिक हिस्सा कुल निर्यातों का खेती से प्राप्त हो रहा है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट स्टिल आवर more than half of the total population is depend on agriculture for their livelihood, for employment and for their income। यानी जनसंख्या का आधा हिस्सा आज भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर खेती पर ही निर्भर है। इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि यह क्षेत्र द्वितीयक उद्योगों को, यानी उद्योग क्षेत्र में जो कृषि आधारित उद्योग हैं उन क्षेत्रों को भी कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पाद उपलब्ध करवाता है। यानी खेती से ही उनको कच्चा माल प्राप्त होता है। और इस तरह से जैसा हमने ऊपर भी बात करी कि कुल उपलब्ध भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 43% हिस्से पर कृषि संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही है और इस तरह से भारत अभी भी दुनिया में उत्पादों की दृष्टि से प्रथम और द्वितीय स्थान पर बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में कुल कृषि उत्पादन, यानी वर्ष 2017-18 में भारत में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन 27.5 करोड़ टन से भी अधिक रहा है, जो कि देश के 135 करोड़ से अधिक जनसंख्या के खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके साथ साथ पूरा करने के अलावा हम इसको बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, जो आर्थिक विकास में योगदान करती है। तो कृषि हमारे लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। इसी तरह से आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आधे से अधिक जनसंख्या खेती पर आश्रित है, लेकिन इसका एक दुखद पहलू यह है कि कुल जोतों का, यानी देश में खेती के अंतर्गत विद्यमान कुल जोतों का लगभग 82% हिस्सा है, वो या तो बहुत छोटा है या बहुत सीमांत आकार का है। सीमांत आकार से तात्पर्य यानी लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ साइज, यानी साइज में 2 हेक्टेयर से भी कम है, जिसके चलते आज भी किसानों के सामने खेती करना एक तरह से असंभव होता जा रहा है। और इसको हम अर्थशास्त्र की भाषा में बात करें तो इट इज़ नॉन एज अनइकोनॉमिक फार्मिंग, यानी इसको अनार्थिक खेती कहा जाता है, क्योंकि
इसके तहत आज भी किसानों को उनकी लागत का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उनको लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सन 2014 में भारत सरकार द्वारा एक सर्वे करवाया गया था। उस सर्वे में लगभग 70% किसानों ने ये कहकर के खेती छोड़ने से के लिए रजामंदी दे दी थी कि उन्हें अब आगे खेती नहीं करनी है, लेकिन चूंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, अर्थात दूसरे शब्दों में 70% किसान खेती करने के इच्छुक नहीं थे। कारण क्योंकि उनको उनका लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से कुछ 2-3 बिंदु और हैं जो अभी भी खेती को हमारी इकोनॉमी का जो आधार स्तंभ बनाते हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया आज भी वैश्विक उत्पादन का 25% उत्पादन करता है, यानी इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर विच प्रोड्यूसेस 25% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। दुनिया के उत्पादन का 25% कृषि उत्पादन भारत में होता है। इसके अलावा दूसरा फैक्ट ये है कि भारत दुनिया के कुल उपभोग का 27% उपभोग भी करता है और दालों के आयात में हिंदुस्तान का हिस्सा 14% है। यानी हम दालों के मामले में आज भी आत्मनिर्भर नहीं हैं और दुनिया के निर्यात आयातों में 14% हिस्सा दालों में भारत का है। यानी दाल आज भी हम विदेशों से आयात करके अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस तरह से ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी हम दालों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। और इसी तरह से हम बात करें कि इंडिया आज भी कुछ वस्तुओं के उत्पादन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी दुनिया के नंबर 1 देशों में हिंदुस्तान की गिनती होती है। कुछ उत्पाद हैं जैसे दूध उत्पादन है, जूट उत्पादन है और इसके अलावा इन वस्तुओं के उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 कंट्री बना हुआ है, यानी सबसे बड़ा उत्पादक हिंदुस्तान ही है। इसके बाद हिंदुस्तान कुछ वस्तुओं जैसे कुछ उत्पादों जिसमें चावल उत्पादन, गेहूं उत्पादन, गन्ना उत्पादन, कॉटन उत्पादन के मामले में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय कृषि आज भी विश्व की उत्पादन में बहुत बड़ा स्थान रखती है। बात यहाँ होती है कि जब हम कृषि की बात करते हैं तो चूँकि जैसा मैंने पहले कहा कि कृषि एक परंपरागत व्यवसाय है, ये हमारे दैनिक दिनचर्या के जीवन का हिस्सा है। इस कृषि को हम जीते हैं, इस कृषि के साथ ही हम अपनी आजीविका कमाते हैं और ये देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार है। जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि में न केवल कृषि उत्पाद ही शामिल हैं, बल्कि कृषि के अलावा पशुपालन है, कुक्कुट पालन है, मछली पालन है और इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, यानी इस तरह के सभी संबंधित क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। इस तरह से भारतीय कृषि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बृहद आकार का क्षेत्र है जो दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में हमें बहुत संबल प्रदान करती है। यहाँ ये बताना भी बहुत उपयुक्त रहेगा कि चाहे 2008-9 का वैश्विक महामंदी रही हो, चाहे नोटबंदी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर हुआ आर्थिक आघात रहा हो, या कोरोना पैंडेमिक की वजह से अब लॉकडाउन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो एडवर्स इफेक्ट हुआ हो, इस दरमियान खेती ही यानी भारतीय कृषि ने ही अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान किया है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में किसी भी देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जो ये बता सके कि
उन अर्थव्यवस्थाओं में उद्योगों पर आधारित रही हो, चाहे सेवा क्षेत्र पर आधारित रही हो, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने के चलते उतना बुरी तरह प्रभावित नहीं हुई है जितना कि दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाएं हुई है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ की कृषि की जो विलक्षण प्रकृति है, वो उस प्रकृति के चलते आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था किसी भी दुनिया की महामंदी का सामना करने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि ये एक इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना व्यापक क्षेत्र है, इतना विविधताओं से भरा क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है। इस तरह से हम आज के लेक्चर को मैं यही विराम देता हूँ। इसके बाद बाकी स्लाइड्स हम कल के लेक्चर के लिए तैयार करेंगे। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।